नमस्कार, मैं रेखा सिंगला। आप सबका लर्न विद रेखा सिंगला वीडियो में स्वागत है। आज मैं आईएससी की कविता बादल को गिरते देखा है मैं लेकर आ रही हूँ, जिसमें कवि परिचय, कविता की पृष्ठभूमि, सारांश, भावार्थ में न केवल प्रत्येक पंक्ति का अर्थ बल्कि हर प्रश्न के उत्तर भी उदाहरण के साथ दिए जाएंगे। मेरे दूसरे और तीसरे वीडियो में अभ्यास के लिए विभिन्न प्रश्न उत्तर होंगे और अंत में विभिन्न प्रश्न जो है वो अभ्यास के लिए मैं आपको दूंगी। मैंने सारी चीजें जो भी कविता से संबंधित है इसमें शामिल की है। इसको सुनने के पश्चात आपको कोई भी संशय नहीं रहेगा। आशा करती हूँ कि पूर्णतः यह वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध होगा और हर प्रश्न का उत्तर आप पूर्ण आत्मविश्वास से दे पाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट कीजिए। इसे और आपके समक्ष मैं अपना पहला वीडियो जो है बादल को गिरते देखा है प्रस्तुत करने जा रही हूँ और इस तरह के 3 वीडियोस होंगे और इसमें मैं आपको अब सबसे पहले कवि परिचय देना चाहूंगी। बादल को गिरते देखा है, कवि नागार्जुन। जीवन परिचय। बाबा नागार्जुन का जन्म बिहार के करौनी जिले में हुआ था। नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृति पाठशाला तथा उच्च शिक्षा वाराणसी और कोलकाता में हुई। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियां, सतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था, रत्न गर्भा, पुरानी जूतियों का कोरस, हजार हजार बाहों वाली आदि। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों के नाम है बलचनामा, जमनिया का बाबा, कुंभी पाक, उग्र तारा, रविनाथ चाची, वरुण के बेटे। विलक्षण प्रतिभा के धनी नागार्जुन को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, जो कुछ इस प्रकार हैं। मैथिली में साहित्य अकादमी पुरस्कार से, उत्तर प्रदेश के भारत भारती पुरस्कार से, मध्य प्रदेश के मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से, बिहार सरकार के राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से, दिल्ली की हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान आदि से। बाबा नागार्जुन न सिर्फ हिंदी भाषा में लिखते थे बल्कि अरबी, फारसी, बांग्ला, संस्कृत एवं मैथिली भाषा में भी लिखा करते थे। ये बहुभाषा प्रेमी थे और बहुभाषा में ही इन्होंने कविताएं लिखी और उपन्यास लिखे। अब बादल को गिरते देखा है कि पृष्ठभूमि अर्थात किस समय ये क्यों लिखा गया। नागार्जुन स्वभाव से घुमक्कड़ व्यक्ति के प्रकृति थे। वे कहीं एक जगह टिककर नहीं रहा करते थे। नागार्जुन जगह जगह भ्रमण करते और उस यात्रा को जी भर कर जीते थे, महसूस करते थे। उन अनुभवों से अपनी कविता को सजाते थे। वो भारत ही नहीं अपितु आसपास के देशों तक भ्रमण कर आए थे। श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार में भी भ्रमण किया। किसी यात्रा में वह हिमालय की दुर्गम चोटियों पर भी पहुंच गए। वहां जो उन्होंने महसूस किया उसे अपनी कविता में उन्होंने प्रकट किया। तो बादल को गिरते देखा है कविता में कवि ने वहां की सूक्ष्म अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की है। अब मैं आपके सामने सारांश इस कविता का रखने जा रही हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि इस कविता में क्या है। नागार्जुन घुमक्कड़ प्रकृति के व्यक्ति थे। बादलों को गिरते देखा है कविता में कवि ने अपनी मानसरोवर यात्रा के दौरान की स्मृतियों को उभारा है, जिसमें वे दुर्गम घाटियों में पहुंच जाने के उपरांत वहां पर जो उन्होंने मनोरम दृश्य देखा उस सुंदरता का वर्णन इस कविता में व्यक्त किया है। उन्होंने छोटी छोटी ओस की बूंदों को वहां मानसरोवर के सुनहरे कमलों पर मोतियों के समान बिखरे देखा, जिसका सौंदर्य अवर्णनीय है। अनेकों स्वच्छ व कलकल करती बहती हुई नदी व झरनों को देखा। उनके अंदर हंसों के झुंडों को जो उमस और गर्मी से परेशान होकर वहां किल्लोल करते हुए खेलते और आनंद में डूबे हुए को। नागार्जुन ने किस प्रकार वहां सूर्योदय होने के उपरांत के दृश्य का परिवर्तित रूप बताया। सभी पर्वतों की चोटियां सूर्य की किरणों के कारण स्वर्ण कलश की आभा से युक्त नजर आती है। किस प्रकार चकवा चकवी रात को बिछड़ जाते हैं और दिन होने पर दोनों मिलते हैं और अपना प्रणय कलश छेड़ते हैं। उस सूक्ष्म और अनूठे अनुभव को कवि ने इस कविता में समाहित किया है। कवि ने हजारों फीट ऊपर पहाड़ पर मृग को उस दिव्य सुगंध की खोज में चिढ़ते और भागते हुए देखा है, जो कस्तूरी की दिव्य सुगंध उसी की नाभि में बसती है, किंतु उस खोज में मृग भागा भागा फिरता है। उस दृश्य को साक्षात कवि ने देखा है।
बादलों को घिरते देखा है। उसी समय कवि ये भी कहते हैं कि न उन्हें अलकापुरी राज्य मिला, न वह पति कुबेर का राज्य, न ही जो कालिदास ने अपनी विद्योत्मा को संदेश बादलों के द्वारा भेजा था, कुछ नहीं मिला। शायद कवि कहते हैं कि शायद वो बादल यहीं बरस गए होंगे या कवि की कल्पना होगी, इसलिए कहते हैं जाने दो, वह कवि कवि कल्पित था। मगर कवि कहते हैं कि जो अपनी आंखों से यहाँ महसूस किया है वह वास्तविक है। उन्होंने वहां बादलों को आपस में लड़ते भिड़ते गरजते और देखा, ये कवि की कल्पना नहीं, साक्षात वर्णन है। कवि ने वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है कि किस प्रकार यहाँ पर नदियां झरझर कल कल करके बहती हैं, यहाँ किस प्रकार के देवदारू के सुंदर वन है। इसके साथ साथ वहां के निवासियों और उनके सौंदर्य का भी वर्णन किया गया है। किस प्रकार लोग अपने निवास भोज पत्रों की कुटिया बनाकर वहां पर रहते हैं। उस दिव्य रंग बिरंगे फूलों से निकली सुगंध और मनोरम खुशबू को उन्होंने महसूस किया, और जो वहां के निवासियों ने अपने श्रृंगार किए वो अनूठा है। यहाँ के लोग मृगछाल पर पालती मारकर मुद्रासन में बैठते हैं और योग करते हैं। यहाँ किन्नर किन्नरियां मदिरा के नशे में, क्योंकि वहां बहुत ठंड होती है, मदिरा के नशे में कोमल कोमल उंगलियों से बंसी बजाते और नाचते गाते देखा है। कवि ने स्वयं बादलों को गिरते देखा है। अब मैं आपको प्रत्येक जो पद्यांश है उसको पहले पढ़ूंगी और उसके बाद उसका अर्थ मैं आपको बताऊंगी, और उस अर्थ में मैंने अलग अलग पंक्तियों का अलग अलग मैंने अर्थ जो है वो अलग अलग कर दिया है, तो आप ध्यान से सुनिए। तो बादल को घिरते देखा है कविता का भावार्थ। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। भावार्थ, बादल को गिरते देखा है। कविता के इस प्रथम पद्यांश में कवि ने हिमालय की चोटियों की व्याख्या की है कि किस तरीके से हिमालय की चोटियां बर्फ की स्वच्छ और सफेद चादर से ढकी रहती हैं और इतनी सुंदर और उज्जवल नजर आती हैं कि उन्हें देखने वाले एक पल भी अपनी पलकें नहीं झपकते। बर्फ के कारण वे बहुत सुंदर दिखाई देती हैं। इतना ही नहीं, ओस की बूंदें कवि को छोटे छोटे मोतियों के समान लगती हैं, जो मान सरोवर के स्वर्ण कमलों पर गिरती हुई बहुत सुंदर लगती है, और बादलों के घिरने के कारण उनका आकर्षक स्वरूप कवि ने स्वयं अपनी आंखों से देखा, और उसी आनंद को कवि ने इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया। अब मैंने आपकी सुविधा के लिए प्रत्येक पद्यांश के शब्दार्थ प्रत्येक पद्यांश के साथ ही दे दिए हैं, ताकि आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। शब्दार्थ: अमल, स्वच्छ या मल रहित, छोटे छोटे मोती जैसे, मोती के समान। अमल ध्वल, धवल, स्वच्छ और उज्जवल। तुहीन कण, ओस की बूंदे या तुषार कण, शीतल, ठंडक लिए हुए। दूसरा पद्यांश: तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को गिरते देखा। इसका भावार्थ: कवि ने हिमालय प्रदेश में बादलों के गिरने का वर्णन तो किया ही है, साथ ही वहां के जल में रहने वाले और बाहर से आने वाले हंसों के विषय में भी बताया है कि किस तरह हंस ठंडी झीलों में तैरते हैं। उनके तैरने और प्रणय क्रीड़ाओं से उन झीलों का सौंदर्य और बढ़ जाता है। हिमालय की सुंदरता न सिर्फ मनुष्यों को बल्कि हंसों को भी पसंद आती है। तो लीजिए आपके सामने इस पद्यांश का अर्थ। हिमालय की ऊंची चोटियों रूपी कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें मौजूद हैं, जिसमें श्यामल नील सलिल में उसके खूबसूरत जलाशयों में दूर देशों से आकर अर्थात मैदानी भागों से आकर अकुलाई हुई उमस भरी गर्मी में परेशान हंसों को खेलते और प्रणय करते कवि ने देखा। व्याकुल राजहंस जो मैदानी भागों से उड़कर आते हैं, वे झीलों में तैरते हुए मीठे कसैले विष तंतु को खोजते हैं। राजहंसों की उपरोक्त क्रीड़ाओं से हिमालय की झीलों की सुंदरता और भी अधिक बढ़ जाती है। कवि कहते हैं कि ये दृश्य बहुत मनमोहक होता है जब बादल घिरते हैं। अब इसका शब्दार्थ: तुंग मीन्स ऊंची, श्यामल सांवले, नील सलिल नीलाजल, समतल सपाट प्रदेश, पावस वर्षा, उमस भीषण गर्मी, आकुल व्याकुल, तिक्त कड़वा या तीखा, मधुर मीठा, विष तंतु विशेष भोजन जो
हंस खाते हैं, फिरते, पानी पर तैरते। अब आपके तीसरे पद्यांश का। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर था। एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकवी को, चकवी का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलय छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इसका अर्थ, बादल को घिरते देखा है। कविता के इस भाग में कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है कि सुबह की सुंदर वेला है, शीतल वायु धीरे धीरे मंद गति से बह रही है, सूरज अपनी लालिमा से संपूर्ण पृथ्वी पर प्रकाश की नई किरणें बिखेर रहा है। बाल सूर्योदय की प्रथम विदु किरणें, जो सूर्योदय की प्रथम लाली होती है, इस शिखर पर पड़ते ही स्वर्ण कलश की अनुभूति करा रही है। वहीं कवि को दूसरी ओर चकवा एवं चकवी के जोड़े दिखाई दिए ने ये अभिशाप मिला हुआ है कि ये दोनों रात्रि में एक साथ समय नहीं बिता सकते। इस कारण ये दोनों रात्रि में अलग अलग रहते हैं और दूसरे दिन सुबह सूर्य के उगने के बाद मिलते हैं। एक दूसरे को एकटक देखते हैं, शिकवा शिकायत करते हैं, मानो एक रात्रि के बाद नहीं बल्कि कई वर्षों के बाद मिल रहे हैं। तो यहाँ चकवा चकवी के प्रेम रूपी क्रंदन को कवि ने पानी की हरी हरी सतहों पर छिड़ते हुए देखा। जो चकवा चकवी रात को बिछुड़ जाते हैं और सुबह होने पर अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं, कवि कहते हैं उस प्रेम की अभिव्यक्ति को मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। उस सरोवर में उनके प्रणय कलह, प्रेम और झगड़े को छिड़ते देखा है। इस तरीके से वे चकवा चकवी एक दूसरे से विलाप करते हुए अपने वियोग की स्थिति को खत्म करते हैं एवं खुशी खुशी समय बिताते हैं। इसके शब्दार्थ, बालारूढ़ उगता सूर्य या प्रभात की प्रथम किरण, सुप्रभात सुंदर सवेरा, अनिल वायु मृदु कोमल, अगल बगल आसपास स्वर्णिम सुनहरी सोने की आभा से युक्त, शिखर चोटी विरहित अलग अलग होना, निशा काल रात का समय, प्रणय कलह प्रेम रूपी झगड़ा, शैवाल नदी में या सरोवर के पानी में पैदा होने वाली लंबी घास, चिर अभिशापित काफी समय से शापग्रस्त या शापी, बेवस असहाय, क्रंदन रोना। नेक्स्ट, दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो लीजिए इसका, दुर्गम बर्फानी जो हिमालय की घाटी है, सैकड़ों हजारों फीट की ऊंचाई पर जो दिखाई भी नहीं दे, उसमें अपनी ही नाभि से उठने वाले निज उन्माद युक्त सुगंध के पीछे प्रभावित होकर मृग को भागते और उसकी खोज करते हुए देखा गया है। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि दुर्गम जहां जाया नहीं जा सकता, ऐसी बर्फ की चोटियों पर उन्होंने युवा मृग को वहां मौजूद देखा है, जो दिव्य सुगंध जो उसी की नाभि से आती है, खोज में उधर उधर भागता फिरता रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कई बार अपने ही सौंदर्य और अपनी ही मस्ती और अपनी ही मादकता अपने लिए प्रश्नात्मक चिढ़ बन जाती है, चिढ़ने का कारण बन जाती है। कवि कहते हैं इस तरह मैंने जीवन रूपी आकाश पर मुग्धता और ललक के अनजाने बादलों को गिर गिर आते अनुभव किया है और अपनी आंखों से देखा है। इसके शब्दार्थ, दुर्गम जहाँ कठिनाई से जाया जा सके, बर्फानी बर्फ से ढकी हुई शत सैकड़ों सहस्त्र हजारों अलख जो दिखाई न दे, उन्मादक मस्त करने वाली परिमल सुगंध, धावित हो होकर भाग भाग कर तरल चंचल तरुण युवा, चिड़ना क्रोध करना। कहाँ गया धनपति कुबेर व कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या मेघ दूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छायामय बरस पड़ा होगा न यहीं पर। जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नवचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझाने से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है।
इसका अर्थ, कवि को हिमालय पर्वत का आंगन बहुत ही पसंद आया है। वे यहाँ पर कुबेर की अलका नगरी को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, मगर उन्हें कुबेर की अलका नगरी कहीं नजर नहीं आई। यहाँ तक कि उन्होंने कालिदास द्वारा मेघदूत में बताई गई आकाशगंगा को भी ढूंढने का प्रयास किया, परंतु वहां भी वे असफल हुए। मेघदूत में वर्णित मेघों को दूत बनाकर भेजा गया था। कवि कहते हैं कि वह दूत हो सकता है कहीं पर बरस गया हो या वो कवि कल्पित हो। कवि को एक अनोखी चीज बहुत अच्छे से नजर आई। कैलाश पर्वत की ऊंचाई से बादलों को एक साथ टकराते हुए और गरजते हुए कवि ने बहुत ध्यान पूर्वक देखा था। कवि ने तो यहाँ मेघों के को भीषण तूफानों के साथ गरज गरज कर घिरते हुए देखा। गगनचुंबी कैलाश पर्वत के शिखरों पर मेघों को बरसते हुए और ऐसे भीषण दृश्यों को कवि ने स्वयं महसूस किया है। शब्दार्थ, धनपति धनवान, कुबेर धन संपत्ति के स्वामी, अलका राज्य, अलकापुरी या कुबेरपुरी, मेघदूत, कालिदास के खंड काव्य का मुख्य पात्र, व्योम प्रवाहित, आकाश गंगा यानी आकाश में प्रवाहित होने वाली, छायामय, छाया युक्त या काला बादल, कवि कल्पित, कवि की कल्पना, भीषण जाड़ा, तेज सर्दी, नभचुंबी, आकाश को छूने वाली गगनचुंबी, शीर्ष से महामेघ, बहुत बड़ा बादल, झंझाने, झंझावात या आंधी तूफान, भिड़ना, युद्ध करना, लड़ना। अब हमारा ये अंतिम जो पद्यांश है उसको सुनिए। शत शत निर्जल निर्जल नीकल, मुखरित देवदारु कानन में, शोणित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले, शंख सरीखे सुघड़ गलों में, कानों में कुवलय लटकाए, शतदल लाल कमल वेणी में, रजत रचित मणि खचित कलामय, पान पात्र द्राक्षासव पूरित, रखे सामने अपने अपने, लोहित चंदन की त्रिपदी पर, नरम निदाग बाल कस्तूरी, मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरारूण आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को बंसी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ये बहुत लंबा पद्यांश है, मैंने यथासंभव इसके अलग अलग पॉइंट्स जो है वो निकाल कर अलग अलग करनी है ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। अर्थ, कवि ने यहाँ देवदारू पेड़ के घने जंगलों और झरनों का वर्णन किया है। कवि हिमालय पर्वत में रहने वाले लोगों के विषय में कहते हैं कि यहाँ के लोग हमेशा सुंदर दिखते हैं एवं हमेशा सच समझ कर रहते हैं। तो आइए इसका अर्थ, बादल को घिरते देखा है कविता के इस अंतिम पद्यांश में कवि ने हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि यहाँ झरने, कल कल की मधुर ध्वनि करती नदियां और देवदारू के घने वन जंगल है जो अद्भुत सौंदर्य प्रदान करते हैं। लाल और सफेद भोज पत्रों की कुटिया बनी हुई है और यहाँ के सौंदर्य में चार चांद लगाती है। यहाँ पर रहने वाले सभी लोग और विशेषतः नारियां जो सुगंधित फूलों से श्रृंगार किए हुए, शंख जैसे सुंदर गलों में इंद्रनील की माला डाले हुए और सुंदर गालों पर कुंडल लटकाए हुए, शतदल लाल कमल के फूलों को अपनी चोटियों में गूंथकर अपूर्व सौंदर्य लिए होती है। इनके मदिरा पान के पात्र चांदी के हैं, जिन पर मणियां जड़ी होने के कारण वे बहुत ही कलात्मक और सुंदर प्रतीत होते हैं। वे अपने सामने लाल चंदन की तिपाई पर मदिरा का पान करने वाले पात्रों को सजाए हैं और निर्विरोध बाल कस्तूरी मृग आसन पर पालथी मारने की मुद्रा में बैठे हुए हैं। यहाँ किन्नर किन्नरियों को मदिरा के नशे में लाल आंखों से उन्माद में घूमते फिरते और जश्न मनाते देखा गया है। किन्नर लोग हमेशा झूमते गाते हैं और सुर ताल छंद खुद ही बनाकर वो हमेशा मस्त रहते हैं। मस्ती को प्रकट करने के लिए अपनी सुंदर और कोमल उंगलियों से वे सुमधुर स्वर में बंशी बजाते हैं। कवि ने ये सब अपनी आंखों से देखा है उन बातों को यहाँ व्यक्त किया है। शब्दार्थ, शत शत सैकड़ों, निर्झर झरने, निर्झरनी नदियां, कल नाद या आवाज, मुखरित बोलते, कानन जंगल या वन, शोणित लाल रंग का, धवल सफेद,
कुंतल सिर के बाल, इंद्रनील नीलम, सरीखे समान, सुघड़ सुंदर, कुवलय नीलकमल, शतदल 100 पत्तों वाले, द्राक्षास अंगूर का अर्क या मदिरा या शराब, लोहित लाल, निदाग गर्म, रजत रचित चांदी से बना, मणि खचित मणियों से जड़ा, कलामय मीन्स कर्ण कला से पूर्ण, पात्र बर्तन पूरी भरा हुआ, त्रिपदी टिपाई, मृग छाल हिरण की छाल, मदिरारूढ़ शराब से लाल, किन्नर किन्नरियां वहां के निवासी, गायक और गायिकाएं, उन्मद मस्त, मनोरम सुंदर, मृदुल कोमल। अब ये वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। इसके पश्चात 2 और वीडियोज हैं जिसमें केवल आपको 1, 2 और 4 अंकों वाले जो प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं उनके सारे जो है मैंने पहले प्रश्न उत्तर दिए हैं और जो अवतरण पर आधारित है उनके उत्तर दिए हैं। उसके पश्चात मैंने आपको 40 के करीब प्रश्न दिए हैं जो आपको सारी कविता को समझने में आपको बहुत ही सुविधाजनक होगी। इसलिए तो आप मेरे दूसरे और तीसरे वीडियो का इंतजार कीजिए और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब शेयर कमेंट लाइक कीजिए। धन्यवाद।